सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। रिकॉर्ड हो रहा ना? हाँ, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। मुझे लगा कि वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम अब बस और बस 20-25 दिन, 20-25 नहीं 50 दिन दूर है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और टारगेट करिए कि इस बार आपका एग्जाम निकल जाए। एटलीस्ट आप अपना 100% दीजिए, बेसिक्स को कंप्लीट करिए इफ यू आर अ बिगिनर। ओके, हाँ। और ये दिमाग में लेके चलिएगा कि ये बार निकलना आसान तो नहीं है, लेकिन अपना 100% देने से जरूर निकलता है। लोगों का निकलता है, आपका भी निकलेगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं विद दिस पॉजिटिविटी। आज का ब्लड रिलेशन का टॉपिक का हमारा सवाल ये है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। 3 जनरेशन मतलब आप खुद, आपके मम्मी पापा भी होंगे और आपके दादा दादी भी होंगे। 3 जनरेशन तक बात जाएगी। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। तो 3 जनरेशन ऐसे करके बनता है। मैंने हर बार मैं बताती हूँ, और ऐसे ये सब मैं बोलती हूँ ताकि आप लोग का मूड लाइट हो। ठीक है, बहुत पढ़ना पड़ता है, मुझे पता है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स सब कुछ करना पड़ता है। तो रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा मजा लेके करते हैं। ठीक है जी। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई अच्छा से नहीं करवाऊंगी, बट थोड़ा सा अच्छा से करवाऊंगी। ओह, मैंने फैन ऑफ करना मैं भूल गई। आई होप अब आप लोग को आवाज क्लियर आ रही होगी। मैंने वही सोचा कि आवाज क्यों आ रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 3 जनरेशन का है ये स्टोरी। 8 मेंबर्स हैं। जेड इज द आंट ऑफ सी। सी की आंट लगेगी। आंट में आपकी पता है क्या क्या आ जाता है? चाची, मामी, ये सब आंट में आ जाता है। चाची, ठीक है, ऐसे ही होता है ना? हाँ हाँ, ठीक है, ये सब आंट होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसके बारे में अभी हम लोग क्या लिखे? कुछ भी नहीं। कुछ तो अच्छा वाला मिले तब ना समझ में आएगा। अभी रुक जाइए, देखते हैं। ओ इज फादर ऑफ सी। सी का फादर है ओ। ओ ऊपर हो जाएगा। ओ फादर है, ओ पापा है। सी का फादर है मतलब प्लस। हम लोग वी नो दैट कि फॉर मेल मेंबर हम लोग डिनोट करते हैं प्लस से, और फॉर फीमेल वी यूज इट माइनस। वी यूज माइनस। ओके, नाउ ओ हैज नो सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, मतलब नहीं है। ओ का कोई भी भाई बहन नहीं है। ओ ओनली चाइल्ड है। आप लोग में से कौन कौन ओनली चाइल्ड है? कमेंट करिएगा। ओनली चाइल्ड को बेनिफिट भी है और लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, चलिए ओ ओनली चाइल्ड है यानी कि इसका कोई भी सिबलिंग्स नहीं है। ओ जब किस ओ का कोई सिबलिंग्स नहीं है तो यहाँ पर जेड इज द आंट ऑफ सी कैसे हो सकता है? बताइए तो। जेड आंट ऑफ सी कैसे हो सकता है जब ओ की कोई सिबलिंग्स नहीं है? कोई बात नहीं, ओ का नहीं है तो उसकी वाइफ का तो होगा, और उसी का रिलेटिव में कोई और उसका सिबलिंग आंट हो जाएगा। वाइफ के रिलेशन को भी तो, वाइफ के रिलेशन मतलब यहाँ मम्मी के रिलेशन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? मम्मी के रिलेशन में कौन कौन आता है? मामा, मामी, मौसी। फिर जाके अब इसके ऊपर के जनरेशन में, एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तब नाना नानी आएंगे। मम्मी के साथ कौन कौन बड़े होते हैं? मम्मी का एज ग्रुप में मम्मी रहती है, मम्मी के भाई रहते हैं, मम्मी की बहन होती है। अब इनके भी हस्बैंड होते होंगे। इनके अब मामी है, मामा की वाइफ है, तो मौसी के भी हस्बैंड होते हैं। तो ऐसे करके रिलेशन हम लोग समझेंगे। ठीक है, और अच्छा रहता है इंग्लिश में मामा मौसी वगैरह को अंकल आंट से ही डिनोट कर दिया जाता है। मामा मौसी, चाचा चाची, सबको मेल होगा तो अंकल, फीमेल होगी तो आंट। ठीक है, अब यहाँ शुरू करते हैं। ये हम लोग इतना मैंने बताया कि आंट कैसे हो सकती है। मम्मी के रिलेशन से आंट होगा क्योंकि ओ का कोई भी भाई बहन नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां तक, सॉरी यहां तक हुआ था। ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। ओ सी की सिस्टर इन लॉ है ई, एंड हैज नो चिल्ड्रेन। किसका? एंड
एंड किसके बारे में बात हो रहा है? फर्स्ट पर्सन। एंड बट रहता है तो सेंटेंस का फर्स्ट पर्सन लेता है ये सब्जेक्ट, यानी ई हैज नो चिल्ड्रन, ई के कोई भी बच्चे नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, सी की सिस्टर इन लॉ कैसे होगी? इन लॉ में चला जाता है, यानी कि ये मैरिड है। जब सिस्टर रहता तो सिर्फ इसकी बहन हो जाती, बस सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ है यानी कि इसका जिससे सी का जिससे भी शादी हुआ है उसकी बहन है। कौन है? ई। बहन है, सिस्टर है यानी कि माइनस। ठीक है जी। अब ये मेल मेंबर है, फीमेल मेंबर है, सी वी डोंट नो येट। ठीक है, हम लोग आफ्टर, अब देखिए आगे के लाइनों में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या है। ओके, ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, समझ में आया? ई सिस्टर इन लॉ है सी का, कैसे? सी की सिस्टर इन लॉ, इन लॉ की फैमिली का क्या होता है? हस्बैंड वाइफ के, हस्बैंड वाइफ जब होते हैं ना, अब उनके ऑपोजिट पर्सन वाले जितने भी रिलेटिव हैं वो हस्बैंड के लिए इन लॉ बोला जाता है। इन लॉज नहीं बोलते हस्बैंड के वाइफ के इन लॉज बहुत परेशान करे। अब इन लॉज में कोई भी हो सकता है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, ब्रदर इन लॉ, यानी कि लड़की का मतलब मान लीजिए कि ये लड़की है, ये एक गर्ल है, चाइल्ड है, ये लड़की है और ये बॉय है, इसका शादी हुआ। इसके बॉय के जो मम्मी पापा भाई और बहन, इफ इनके भी पेरेंट्स हो सकते हैं, जो भी हो, तो लड़की के लिए ये सारे के सारे इन लॉज फैमिली बोला जाता है फॉर गर्ल्स। और जब लड़की के जो मदर फादर ब्रदर सिस्टर ये लोग जो होते हैं वो बॉयज के लिए इन लॉज होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादा इन लॉज इसलिए लड़की लड़का का नहीं बता कर पाते क्योंकि ऑब्वियसली लड़कियां पराया धन होती हैं, तो लड़कियां नए घर में जाती हैं। हाँ जी, तो लड़कियां नए घर में जाती हैं तो उनसे ज्यादा रिश्ता रहता है। बॉयज का क्या है, ये शादी के बाद में कोई पार्टी फंक्शन हो तभी जाते हैं अपने इन लॉज के घर। इन लॉज के घर मतलब लड़की के अपने घर। बॉयज के लिए ये उनकी फैमिली इन लॉज है। गर्ल्स के लिए लड़के की जो फैमिली है, जो सास ससुर, लड़की के जो सास ससुर और ननद और भाभी ननद जेठ जो भी होते हैं, हमको उतना याद नहीं, तो ये सारे इन लॉज, ये ऑल ऑफ देम आर इन लॉज। और सिमिलरली दिस अप्लाइज फॉर बॉय ऑल्सो, लड़की का ही अलग नहीं होता। कम सुनने को मिलता है क्योंकि ये लोग ज्यादा जाते नहीं है। ठीक है, जो भी है, बॉयज के लिए कौन है जी? बॉयज के भी इन लॉज है ये। बॉयज के लिए लड़की की फैमिली वाले इन लॉज कहलाते हैं। वैसे ही अब यहाँ पर बोला है कि ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, और सिस्टर इन लॉ मतलब कि सी का जिससे भी शादी हुआ है उसके कोई रिलेटिव में ई है, और सिस्टर इन लॉ है यानी कि उसकी बहन है। ठीक है, ये वाला समझ में आया? बहुत डेप्थ में मैं पढ़ा दे रही हूँ ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये सब एक बार आप लोग को पढ़ना होता है, उसके बाद बस प्रैक्टिस 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 दिमाग में घुस जाएगा। तो आपको बार बार रीजनिंग के बेसिक्स करने के कोई भी जरूरत नहीं होता है। रीजनिंग आप एक बार कर लो, मैथ्स का होता है कि बेसिक्स कभी भूल जाओ तो फिर से पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग के बेसिक्स दिमाग में छप जाते हैं। और मैं वैसे पढ़ाने का कोशिश कर रही हूँ कि छप जाएं, ताकि आगे चल के आप कभी भी रीजनिंग को लेके तो कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे मुझे नहीं होता। ठीक है, ई हैज नो सिबलिंग्स, ई का कोई भी सिबलिंग्स नहीं है। ओ ई का भी कोई सिबलिंग्स नहीं है, सॉरी सी 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 का भी, ये भी ओनली चाइल्ड, ये भी ओनली चाइल्ड। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने ये वाला मैं भूल गई। सी एंड ई आर ऑफ डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट जेंडर मतलब ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये फीमेल है तो ये मेल है। ई और सी का जेंडर डिफरेंस यही हुआ, हो गया जी। अब यानी कि इसका जो वाइफ है, सी की वाइफ होगी यहाँ पर। ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लड रिलेशन में हम लोग, मैं बार बार बोलती हूँ कि हस्बैंड वाइफ मेल फीमेल को ही लेते हैं। आजकल का LGBTQ वगैरह प्लीज उस दिमाग में उस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई मत करिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्स सी हैज नो सिबलिंग्स, सी के कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, कोई भी भाई बहन नहीं है। ओके, सी बी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एन, एन का कोई एक बच्चा है, उसका भी बच्चा है बी। अभी मेल है फीमेल है वी डोंट नो, एन मेल है फीमेल है वी डोंट नो येट।
यहां से देखते हैं, ए इज द कजन ऑफ सी। कजन कैसे हो गया ए, बताइए तो। ए इज कजन, कजन का मतलब क्या होता है? अगर सी के कोई चाचा चाची होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो वो कजन आते हैं। कजन ब्रदर्स होते हैं ना, रिलेशंस, जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, वैसे ही। लेकिन अगर सी के ए, वो तो सिंगल चाइल्ड है यहाँ पर, यानी कि सी के कोई चाचा चाची नहीं हो सकते, क्योंकि उसके पापा का कोई भी भाई बहन नहीं है। लेकिन इसके मम्मी के बारे में अभी कुछ पता है क्या? मम्मी की तरफ से तो हो सकते हैं, मम्मी की तरफ के रिलेशन वाले कजन सिस्टर, यानी कि आपके मम्मी के अगर कोई भाई हुए, यानी मामा, मामा के बच्चे आपके क्या लगेंगे? कजन। गर्मी की छुट्टियों में नानी घर नहीं जाते आप लोग क्या? गर्मी की छुट्टियों में नानी घर जाते हैं तो मामा के जो फैमिली वाले होते हैं, मामा के जो बच्चे होते हैं, वो आप लोग के भाई बहन ही तो लगते हैं, कजन्स लगते हैं। और यहाँ पर घर पर रहते हैं तो आपके पापा के जो भाई, मतलब चाचा के जो बच्चे हैं, वो आपके कजन्स होते हैं। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ओ से तो रिलेशन हम लोग को नहीं बताया जा रहा है, कितना ज्यादा दिमाग घुमाया है कि चलो मेल डोमिनेट नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन में फीमेल ही भरेंगे। ओ यहाँ आगे भी पता चल रहा है, देयर आर ओनली 2 मेल्स इन द फैमिली। ओ वुमेन पावर। ठीक है। चलिए, देयर आर ओनली 2 मेल्स इन द फैमिली, सिर्फ 2 मेल है, यानी कि 1-2 मेल, डन, खल्लास। जो भी आगे बारे में बात होगा सब फीमेल है, आंख बंद करके फीमेल। ठीक है, 2 मेल तो पता चल गया है, बाकी बस जितने भी फैमिली मेंबर्स है, ऑल ऑफ देम आर व्हाट, फीमेल। ओके जी, आई होप इतना समझ में आया हो। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा दिमाग भी लग रहा है, और इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा फन वे में बता रही हूँ, ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब ये वाला मैंने छोड़ दिया था क्या? नहीं, बी इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एन, एन का ग्रैंड, एंड का कोई बच्चा है, उसका भी बच्चा है बी। ए इज द कजन ऑफ सी। अब ए कजन है सी का, कैसे हो सकता है? तो मैंने बताया कि पापा तो सिंगल है, मतलब सिंगल चाइल्ड थे, कोई सिबलिंग नहीं है, लेकिन सी की मम्मी तो होगी, और अगर मम्मी है तो मम्मी के रिलेशन में कोई ना कोई होगा, उसके बच्चे होंगे, मम्मी के कोई भाई होंगे या फिर बहन होगी, और उसके बच्चे होंगे। और यहाँ पर आसान लग नहीं रहा है कि भाई होगा, क्योंकि 2 मेल मेंबर ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, यानी कि जो भी होगी फीमेल होगी। अब लेकिन सी की मम्मी कौन है वो तो देखना पड़ेगा। हाँ, हो गया। पी इज वन ऑफ द मेंबर्स, पी भी एक कोई मेंबर है, जिसके बारे में अभी हम लोग को कुछ नहीं बताया गया। सोचिए, ई के यहाँ पर बोल दिया था, ई हैज नो चाइल्ड, ई इज द सिस्टर इन लॉ। यहाँ देखिए, ई इज द सिस्टर इन लॉ सी एंड हैज नो चाइल्ड, ई का कोई बच्चा नहीं है, और ये 3 जनरेशन का बात, यानी कि ये मेल फीमेल एन यहाँ पर आ जाएगा। इस जगह पर कौन होगा जिसका नाम अभी तक छुपा के रखा गया है? ए तो चलो कजन के श्रेणी में है, पी, इनके बच्चे हैं बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अभी तक नहीं होना चाहिए। ये वाला कंडीशन मैंने अभी तक लिखा नहीं है, अब इसका काम आएगा। सी इज द आंट ऑफ, जेड इज द आंट ऑफ सी। जेड आंट है, आंट है का क्या मतलब होता है? आंट में मौसी, चाची और फुआ सब आती है। ठीक है, तो यानी कि ये फीमेल थी ना, इसकी बहन, क्योंकि इसके तो ओ के तो कोई भाई बहन है नहीं, सिबलिंग नहीं है, तो इसी की बहन हो गई जेड। अब जब इसकी बहन हो गई, यानी कि इस सी से इसका क्या रिलेशन है? सी से इसका रिलेशन आंट का है, ये आंट लगेगी ना। हिंदी में तो ये मौसी लगेंगी, इंग्लिश में आंट ही लगेंगी, इजी रहता है। अब इसका बच्चा हो जाएगा ए, ए भी माइनस ही होगा, क्योंकि बस 2 ही फीमेल मेंबर थे, बाकी बात सब फीमेल है। तो चलो, तो ये बन गया हमारा डायग्राम। समझ में आया आप लोग को? ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा टफ है, इसको समझना। ये आप एग्जाम में अगर आपको ऐसा लगे तो आप इसको फर्स्ट गो में नहीं बनाइएगा, ये भी मैं ट्रिक बता दे रही हूँ, क्योंकि इसको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ओ का नहीं है तो एन का होगा, थोड़ा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, बट बन चुका है हमारा क्वेश्चन। ठीक है,
मैं रिपीट कर दूं क्या? ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। 3 जनरेशन है, 1 2 3, 3 जनरेशन की बात हो रही है। जेड इज द आंट ऑफ सी। सी की आंट है। अब आंट में कुछ भी हो सकती है, मामी हो सकती है, मौसी हो सकती है, बुआ हो सकती है, कोई भी, सबको आंट ही बोलते हैं इंग्लिश में। ओके। ओ, ओ इज द फादर ऑफ सी। सी के फादर है ओ। ठीक है। ओ हैज नो सिबलिंग। ओ के कोई भाई बहन नहीं है। ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। सी की सिस्टर इन लॉ है, यानी कि सी की जो वाइफ है अभी उसकी बहन है ये, तो सी के लिए ये सिस्टर इन लॉ हुई, क्योंकि इन लॉज की फैमिली में आ गई। वाइफ की फैमिली का हिस्सा है ये, वाइफ की अपनी बहन है, लेकिन इसके लिए ये सिस्टर इन लॉ हुई। इवन अगर यहाँ पर पता है, यहाँ पर कोई मेल मेंबर भी होता, अगर पी का कोई भाई होता, उसकी जो वाइफ होती वो भी सी के लिए सिस्टर इन लॉ ही होती। सिस्टर इन लॉ ही बोल देते हैं, ज्यादा झमेला ही नहीं। ठीक है, वैसा होता है। और बी इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एन। एन का ग्रैंड चाइल्ड है बी। एन का चाइल्ड सी हो गया और उसका ग्रैंड चाइल्ड बी हो गया। बस देयर आर ओनली 2 मेंबर्स, मेल मेंबर है 2, बाकी बात सब फीमेल बन गया। पी इज द अदर मेंबर, यानी पी के बारे में कहीं बात नहीं की कि ये इसकी वाइफ तो होगी, तो बस यही पी है, भर दिए। टोटल 8 मेंबर का बात हो रहा है, 8 मेंबर हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए इसका क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। हाउ बी रिलेटेड टू ई। बी कौन है ई का? ऐसे करके दिमाग में ऐसे लिखिएगा, ठीक है। मैं बार बार लिखवाती हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब क्वेश्चन देखेंगे आप यही सोचेंगे, बी कौन है ई का। तो बी कौन है ई का? बी कौन है? बी कौन है? बी 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 ई का कौन है? ई के मम्मी, ई की बहन का बेटी है। ई की बहन का बेटी है, यानी ई के लिए वो क्या हो गई? नीस हो गई ना, भतीजी। भतीजी, अब भतीजी को के मदर के लिए क्या बोलते हैं? कुछ भी बोलते हैं, अगर मतलब भतीजी टाइप का, नीस बोलते हैं। ठीक है, नीस, बहन भतीजी। आई डोंट नो, सॉरी। हु अमंग द फॉलोइंग इज डॉटर इन लॉ ऑफ ओ। ओ की डॉटर इन लॉ कौन है? ओ की डॉटर इन लॉ ऑब्वियसली पी ही है, बहू। डॉटर और डॉटर इन लॉ में डिफरेंस, बहू कौन है? पी। हाउ एन रिलेटेड टू ए। एन रिलेटेड टू ए। एन कौन है ए का? एन कौन है ए का? एन कौन है ए का? एन, ए के लिए एन कौन है? ए के लिए इसकी मम्मी की बहन है, मतलब इसके लिए आंट हो गई। इसके लिए तो मौसी हुई ना, मम्मी की बहन हम लोग के लिए मौसी होती है। और मौसी हो, चाची हो, फुआ हो, सबको हम लोग क्या बोल देंगे इंग्लिश में? आंटी बोल देंगे, अंकल आंटी। और इससे कोई रिलेशन बच्चों लोग के लिए नहीं होता है, बड़ों में मदर फादर अंकल आंटी। ठीक है, तो आंट है, एन आंट है ई ए का। आंसर देखते हैं, ए सी ए, ए सी ए। तो चलिए, मेरा ये पजल, सॉरी पजल नहीं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आएगा, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि मैंने बताया, मुझे भी लगा ये थोड़ा सा टफ लेवल में चला जाएगा, पीओ प्रीलिम्स लेवल का है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग, ये टाइम और दिमाग डिमांड करेगा। तो ऐसे, लेकिन टफ लेवल भी तो हम ही लोग को सॉल्व करना है ना। आप टफ लेवल अब नहीं, अभी से सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आप बस नहीं कर सकते हैं। और हाँ, एक और न्यूज़ में बता दूं, कुछ बहुत ही अच्छा मैंने प्लान करके रखा है और सरप्राइज होगा आप लोग के लिए। 2 से 3 दिन, 2 या 3 दिन के बाद में, या फिर 2-3 दिन के अंदर ही वो आप लोग को पता चल जाएगा। और कैसा लगेगा आप लोग बताइएगा, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ उस चीज पर, और आप लोग गेस भी कर सकते हैं कि वो क्या है। ठीक है जी, तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। और इस बार जॉब लेके जाना है हम लोग को, बस ये सोचना है, एक सीट हमारे नाम की होनी चाहिए, बस एक सीट चाहिए।
और खुद के लिए करिए, किसी और के लिए मत सोचिए, अपने पेरेंट्स के लिए सोचिए। पेरेंट्स भी अगर आप लोग को नहीं लगता अभी, तो क्योंकि आप लोग का यंग एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग लगता नहीं है कि बहुत सारे ये होते हैं, तो जो भी है अपने लिए सोचिए कि आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं जॉब लेकर, और जल्द से जल्द ये हो, क्योंकि जैसे एज बढ़ता है वैसे ही जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और लोगों के ताने भी बढ़ते हैं। हाँ, तो अगर अभी आप एक स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हम 2 साल तक कर लेते हैं, 3 साल तक कर लेते हैं, अभी मेरे पास 2 साल है, 3 साल है। प्लीज, इट्स अ बिग नो। डोंट थिंक अबाउट दैट। मतलब इतना दिमाग में वो चीज ही मत लाइए। आप सोचिए मेरे पास अभी 50 दिन बचे हुए हैं, मैं 50 दिनों में सब कर लूं। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टेंशन लेके तबीयत खराब कर लूं, नहीं। लेकिन उस सीरियसनेस से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो 8 घंटा भी अगर आप डेली पढ़ेंगे, जॉब आप करेंगे तो आपको 8 घंटा जॉब करवाएंगे ही लोग। आप क्या सोचते हैं कि जॉब हो जाएगा तो आराम है? बिल्कुल भी नहीं होता। जॉब हो जाने पर आप लोगों को काम ही करना पड़ेगा। वो लोग तो और जबरदस्ती काम करवाएंगे, तभी तो पैसा देंगे, नहीं तो पैसा ऐसे फ्री में दे देगा कोई? काम करना पड़ेगा। बट हाँ, आप लोग को 8 घंटा काम करना पड़ेगा, तो वो 8 घंटा काम करने को नहीं सोच के आप अभी से सोचिए कि मेरा 8 घंटा के लिए मैं 8 घंटा अगर पढ़ाई कर लूं, यानी कि मैं काम भी आराम से 8 घंटा कर लूंगा। नहीं तो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जॉब में जाके। लोगों को लगता है कि जॉब मिल जाएगा तो बस आराम है, नहीं। इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, आप लोग को सरकारी नौकरी करनी है, 8 घंटे काम करना है। तो वो 8 घंटे काम करने के लिए अभी अगर हम लोग 8 घंटे पढ़ाई कर लें, सोच के देखिए, वो 8 घंटे का काम आप लोग का अभी का 8 घंटा पढ़ाई डिमांड कर रहा है। तो अगर आप लोग 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, और तो कोई काम नहीं होगा आप लोग के पास, पढ़ाई करिए। और बस इस साल ही कोशिश करिए, अभी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बिल्कुल फोकस होके सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में एक चीज चलनी चाहिए, आपकी पढ़ाई। जब पढ़ाई करने का मन नहीं करे तो अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, दौड़ के आ जाइए, 10,000 स्टेप्स कर लीजिए, दौड़ लीजिए, जो करना है करिए और पढ़ाई करिए। कुछ ज्यादा ज्ञान हो गया मेरा आज का। कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा, वैसे भी मैं लास्ट में बोल रही हूँ तो बहुत कम ही लोग पूरा वीडियो देखेंगे, नहीं तो सब तो स्किप ही कर देंगे। और जो वीडियो देखेंगे, अगर उनको हेल्पफुल लगे लास्ट की बातें, तो प्लीज कमेंट करिएगा कि आपने पूरा वीडियो सुना। एक कमेंट करिएगा कि मैंने पूरा वीडियो सुना है, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मेरी बात सुनी है। ठीक है जी, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।